नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग बीएड सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आइए आज संभावित प्रश्न पत्रों पर विचार करते हैं। संभावित प्रश्नों पर पहला प्रश्न है आपके सम्मुख, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन है। तो चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। रास महोदय का यह कथन है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह से शिक्षा दर्शन के विषय में एक दो और उक्तियों को आप देख लें, जैसे कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। यह किसने कहा? तो यह बटलर महोदय का कथन है कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। जबकि आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रश्न, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है, यह रास महोदय का कथन है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय का है, जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यह परिभाषा किसकी है? चार ऑप्शन आपके। तो यह कथन जो है वह है ऑप्शन ए हैंडरसन का। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है प्रसिद्ध दार्शनिक काम्टे महोदय का है। आइए आगे फिर यह जो शिक्षा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि अग्रवाल पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसमें दिए हुए हैं, क्योंकि अब समय है नहीं तो किसी न किसी का भी कोई भी टॉपिक या कंटेंट मिल रहा है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप लोग भी तैयारी कर लिए होंगे। हल्के फुल्के मूड में आप इसे रिवीजन करें। आइए फिर अब इसके अगले वाले टॉपिक जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद से संबंधित जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उसमें दो चार प्रश्न होंगे, देखते हैं। आइए अगला, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, तो आप सभी जानते हैं सुकरात की देन है। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल ने किस विधि पर बल दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है आप सभी जानते भी होंगे, दोहरा भी लिए होंगे कि ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी खेल विधि। और इसमें का तीसरा प्रश्न जो है, नैतिक आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। कल के वीडियो में भी मैं जब आदर्शवाद को विश्लेषित कर रहा था तो बताया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्लेटो का नैतिक आदर्शवाद है। और चौथा प्रश्न है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये भी मैं कल कराया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बर्कले महोदय आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक थे। आइए अब प्रकृतिवाद से संबंधित दो चार प्रश्न जो है देखते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार है, तो जो प्रकृतिवाद है उसके शिक्षण विधियों के आधार के विषय में मैं बताया था कल विश्लेषण में प्रकृतिवाद के। आप जल्द से जल्द इसके उत्तर को देखें। पहला ऑप्शन दिया हुआ करके सीखना, दूसरा दिया हुआ है अनुभव द्वारा सीखना, तीसरा खेल द्वारा सीखना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का जो आधार है यह तीनों है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी जो है ये सभी। और अगला दूसरा प्रश्न है प्रकृतिवाद से कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है अवगुणों से रक्षा करना, गलती से बचाना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना, उपयुक्त सभी। तो निर्देशात्मक शिक्षा का जो अर्थ है यहाँ पर डी ऑप्शन यानी सही है कि निर्देशात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक की अवगुणों से रक्षा करना, उसको गलती से बचाना और बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा का इस ऑप्शन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है प्रकृतिवाद से संबंधित कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के
अनुशासन का समर्थन करता था? तो पहला है दमनात्मक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रभावात्मक, तीसरा ऑप्शन है मुक्त्यात्मक और दो ऑप्शन है यानी चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रकृतिवाद का विश्लेषण देखने के बाद आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है मुक्त्यात्मक, क्योंकि जो प्रकृतिवादी थे वह किसी प्रकार के बाहरी दंड को नहीं मानते थे, वह बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहते थे प्रकृति के गोद में, और उसी से ही दंड और पुनर्बलन मिलने की बात थी। तो यहाँ पर प्रकृतिवादी जो अनुशासन की बात करते हैं तो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है प्रकृतिवाद के मुख्य कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के जो मुख्य रूप हैं वे 3 हैं। यह विश्लेषण में आपको बताया गया है, ऑप्शन ए सही है। आइए अब कुछ वेदांत दर्शन से 2-3 प्रश्न जो है। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है? तो वेदांत दर्शन का जो मूल रूप है उसको 4 ऑप्शन है, उसका मूल ग्रंथ का नाम पूछा गया है। तो आप जल्द से जल्द बताएं इसका सही उत्तर। इस प्रश्न में ऑब्जेक्टिव भी करा चुका हूं, आपके रिवीजन के लिए यह वीडियो मैं बनाया हूं। तो वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व 1 है, क्योंकि शंकराचार्य जो थे वे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखें। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मानुशासन। अब आइए कुछ बौद्धकालीन दर्शन से देखते हैं, सही चयन करना है आंसर का। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपको पता होगा कि यह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जो जन्म हुआ था शाक्य कुल में। ये भी अब कुल की बात पूछे तो शाक्य कुल में पिता का नाम शुद्धोधन था। इस तरह से प्रश्न पूछे तो आप कर ले जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा 563 ईसा पूर्व। और बौद्ध दर्शन से दूसरा जो है महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है। तो जो बौद्ध दर्शन की मुख्यतः भाषा पाली है, लेकिन जो महायान संप्रदाय की ग्रंथों की भाषा है वो संस्कृत भाषा है, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या तीसरा है बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो सही उत्तर इसका जो है वह है आपका त्रिरत्न जो है वह ऑप्शन ए सही है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है निम्न में से बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मवाद को नहीं मानता बौद्ध दर्शन। प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद और कर्मवाद में विश्वास रखता है, लेकिन आत्मवाद में विश्वास नहीं रखता। आइए अब शिक्षा के सामाजिक आधार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। समाजशास्त्र के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, कोल। तो आप सभी जानते भी होंगे, तैयार भी कर लिए होंगे कि समाजशास्त्र के प्रतिपादक या जनक जो हैं वो ऑप्शन बी सही है, ऑगस्ट काम्टे महोदय हैं। और शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं? तो शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक जॉर्ज पैने हैं। और तीसरा देखते हैं, यह प्रश्न भी करा दिया गया है आप लोगों को, रिवीजन के उद्देश्य से मैं लाया हूँ कि हल्के फुल्के मूड में आप इसे रिवीजन भी कर लें और जहाँ से प्रश्न बने हैं उन कंटेंट को जाकर अच्छी तरीके से देख लें। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संस्थाओं का एक जाल जिसे हम समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज का यह कथन है। और यदि यह पूछे आपसे कि सोसाइटी अर्थात समाज नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो मैकाइवर एवं पेज ने। तो इसे आप समझ लें, तैयार कर लें। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राउन महोदय का। आइए आगे देखते हैं शिक्षा कैसी प्रक्रिया है?
तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और यदि पूछे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखना और सिखाना, और अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य में बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर करना, अंदर से बाहर निकालना। अब आइए आगे कुछ सामाजिक परिवर्तन की अवस्था, सामाजिक परिवर्तन से कुछ प्रश्न हैं, उससे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, मुरडॉक के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर ऑप्शन बी है, 4 अवस्थाओं से। यानी यह पूछ दे कि 4 सामाजिक परिवर्तन 4 अवस्थाओं से गुजरता है, यह किसने कहा, तो मुरडॉक महोदय के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसने कहा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉसन तथा गेटिस ने। यह सब प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं। यह रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं इसे फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ कि आप लोग इसके जहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं वहाँ जाकर देख लें, तैयार कर लें, और हल्के फुल्के मूड में तैयार भी रहें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की बजाय उनका अनुगमन करता है, यह कथन है। यह कथन प्रसिद्ध समाजशास्त्री ओटावे महोदय का है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन के अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के अंदर आने वाले परिवर्तन के अंतर्गत शामिल हैं। 5वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, संचयी, चक्री, उतार चढ़ावदार, ये सभी। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी है। सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान है वो संचयी भी है, चक्रीय भी है, उतार चढ़ावदार भी है, यानी ये सभी है। आइए अब राष्ट्रीयता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करें। राष्ट्रीयता से संबंधित जो प्रश्न है वह टॉपिक जो था राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से संबंधित आपका लेसन था, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और प्रश्न बनाया भी गया है। देख लीजिए, राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन समाजशास्त्री हुमायूं कबीर का है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आइए दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम है, तो राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें जो प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है एक ही दिया हुआ है, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम इंदिरा गांधी होगा। आप ये समझे, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक 1968 में कहाँ आयोजित की गई थी, यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनगर में। आइए कुछ और प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 4 आपके सम्मुख है, राष्ट्रीय एकता से संबंधित एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व विश्व शक्ति की स्थापना के लिए हमारे देश के किस प्रधानमंत्री ने बल दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरारजी जी देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व विश्व शांति की स्थापना के लिए विशेष बल दिया था। 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है, वह कौन सी संस्था है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला टॉपिक आधुनिकीकरण और शिक्षा है, इससे संबंधित बहुत प्रश्न नहीं पूछेगा। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, तो आधुनिकीकरण का जो अर्थ होता है, इसको बहुत से लोग इसका जो अर्थ लगाते हैं वह पश्चिमीकरण से लगाते हैं, लेकिन इसका अर्थ
करण का अंधानुकरण नकल नहीं है। आधुनिकीकरण का मतलब यह होता है कि आगे की ओर अग्रसर होना, प्रगति की ओर अग्रसर होना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या लोकतंत्र एवं शिक्षा से प्रश्न है, जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय का है, यानी ऑप्शन बी सही है। और प्रश्न संख्या दूसरा जो है, जनतंत्र प्रजातंत्र जीवन यापन का एक अंग है और जीवन यापन का अर्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को भली भांति प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रसिद्ध लोकतांत्रिक समर्थक बायड महोदय का है, यानी ऑप्शन सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। तीसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया हुआ है कि प्रजातंत्र या जनतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। अब आइए अगले टॉपिक जो भावात्मक एकता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है कि भावात्मक एकता से मेरा तात्पर्य है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता की भावनाओं का दमन, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन डी सही है। दूसरा है, भावात्मक एकता समिति के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। प्रश्न संख्या इससे अभी पूछ सकता है कि भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आइए आगे प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक विकास और शिक्षा। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1976 के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या दूसरा है, धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अधर्मी होना अथवा इससे संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित यह प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होता है, यह किसने कहा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। और यह सत्य भी है। आज देखिए, धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ जो हिंदुओं में कुछ सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को लेकर कमेंट किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता से दूर आकर हमें सभी धर्मों का आदर करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारत को सशक्त बनाना है। तो यह परिभाषा डॉक्टर राधाकृष्णन की थी। आइए कुछ आगे पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों को देखें। इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, उपयोगिता सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, नन महोदय, टीपी नन महोदय, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। दूसरा प्रश्न है, क्रो एवं क्रो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका, चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा, इसका विकास का जान ही रहे हैं। तीसरा जो है, कौन सी विचारधारा बालक की व्यक्तिगता पर बल देती है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आपको आंसर तुरंत पता चल गया होगा, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी, यह बालक की व्यक्तिगता पर बल देती है। और प्रश्न संख्या 4 और अंतिम प्रश्न आज का है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्यूररे से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इसे आज इतना ही, और आप लोग इसे तैयार करें और मैं आगे आपको एक बार रिवीजन कराने के उद्देश्य से और हो सकता है लाइव हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।